तो अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोग क्या सीख रहे थे कि कंपाउंड का अगर हम आयनाइज कंपाउंड हमारे पास है तो उसमें ये किस तरह से उस आयनाइज कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग 3rd लेक्चर में तुरंत कंप्लीट किए थे। उसमें हम लोग कोबाल्ट हेक्सा एमीन का एग्जांपल दिए थे। अगर हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करें तो उसमें अगर हम कॉपर को देखें तो कहते हैं कि कॉपर का नॉर्मल जो एटॉमिक नंबर होता है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 29 मतलब 3d10 4s1। जब ये 29 मतलब 3d9 4s1 उसके बाद कॉपर के बाद जिंक आता है, मतलब जब इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम आता है, इसके d ऑर्बिटल जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं। ये आपका 4s है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 4p है जो कि इसके पूरे ऑर्बिटल खाली रहते हैं। जब ये कॉपर अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब आता है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये जनरल स्टेट को फॉलो किया। मतलब कि कॉपर के जब आउटर जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसको सबसे पहले हम उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि एक जब हमें पहले इलेक्ट्रॉन जब 2 निकालना होगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, जब इसमें से 2 निकलेगा तो बन जाता है 3d9 4s0। तो 3d9 में 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 0 और ये आ गया आपका, यानी ये 4s, ये आ गया 4p और ये आपका 3d9। अब जरा गौर से देखिए, जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन जब ये अपने एक्साइटेशन कंडीशन में आता है, जब कंपाउंड बनाने की बारी आती है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये कॉपर 2+ से जब एक इलेक्ट्रॉन को जब हम देखते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाता है। और जैसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसका जो हम कॉन्फ़िगरेशन नया देखते हैं वह, मतलब ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है, ये ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब कि जब हमारे पास इस तरह की वैकेंट ऑर्बिटल आती है तो यहां पे कितने, एक वैकेंट यहां पर, एक वैकेंट यहां पर, एक वैकेंट यहां पर, एक वैकेंट यहां पे, मतलब कि जब वैकेंट ऑर्बिटल की संख्या कितना हो गया, एक डी का, ये डी का, यहां से एस का और यहां पे पी का 2, मतलब हो गया DsP2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर तैयार होते हैं। इसका जो शेप होता है वह होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटम कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसके बाद की प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं कि कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है वह मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो, जैसे मैग्नीज जो होता है वह सबसे पहली चीज क्या होता है कि वह मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटेलिक भी प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो जब हम एग्जांपल में अगर मैग्नीज को क्या करते हैं कि डिजॉल्व यानी मोल्टन करते हैं आयरन को, तो वह सीधा क्या करता है, स्टेटमेंट जो हम अभी एलॉय की प्रॉपर्टी बात करें कि जो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं आयरन का। ये बहुत आपकी कॉमन एग्जांपल है आयरन, क्योंकि हम आयरन आपको लेने से फायदा होगा कि आप इसे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आयरन का जो हमारे पास जो कई सारे इसके ओर्स मिलते हैं, जैसे में इसका अगर हम मैंगनीज
मैग्नेंस जो होता है ये आयरन का जो एक और होता है, इससे जब ये मैग्नेस आयरन जब होता है, जब इसे हम मेल्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि जब हमारे पास जब इसको हम मेल्ट करते हैं, कई सारे मिक्सचर, सीधी सी बात यह होती है कि जब हम कई सारे मिक्सचर सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास मैग्नेस आयरन है, जब इसे हम डिजॉल्व करते हैं, जब मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद जो ये आयरन होता है, मेल्ट करने के बाद स्टील का फॉर्मेशन करता है। तो जो मैग्नेस आयरन जब तो मोल्ड करते हैं आयरन में, तो वो क्या करता है, स्टील में कन्वर्ट होना। मतलब जो स्टील हमारे पास, तो सीधी सी बात होती है, सीधी सी कहानी ये समझिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के जो एलॉय भी शो करते हैं, जो एलॉय की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास एलॉइक प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एस एलिमेंट या पी एलिमेंट में खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो नॉन मेटल जितने कंपाउंड हमारे पास जो एलिमेंट मिलते हैं, ये नॉन मेटल एलिमेंट के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, वह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं, वो मेनली क्या करते हैं, नॉन मेटल यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंप्लेक्स का फॉर्मेशन या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान, जैसे में अगर हम एक टर्म ले ऑक्साइड, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करना, ये जो टर्म यूज करते हैं, तो कहते हैं कि जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, इसके बेसिस पर हम जो कंपाउंड तैयार करते हैं उसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी होता है एसिडिक कंपाउंड, दूसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और एक होता है बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड आप कैसे कैलकुलेट करोगे भैया कि कौन सा एम्फोटेरिक, कौन सा बेसिक और कौन सा एसिडिक होगा? तो याद रखेंगे, जिस कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकालेंगे, उस डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे में अतिरिक्त एग्जांपल दे आपको, अगर एक एग्जांपल दे SC या CrO3, ठीक है, तो CrO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X+3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। तो याद रखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, हम पढ़ते क्या, +2 +3 +4 +5 +6 +7, यह होता है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 3 होता है, यह होता है बेसिक, +4 वाला होता है एम्फोटेरिक, और 5 6 7 जो होता है वह होता है एसिडिक। मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा। यहां पर +6 है तो +6 है, तो इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी में जाएगा, एसिडिक में जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको एग्जांपल में हम MnO2 दे दें, MnO2 X+2 इंटू -2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4, कितना नया ऑक्सीडेशन नंबर, +4। मतलब +4 वाला कहां आता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। उसी प्रकार आपको हम कोई भी कंपाउंड अगर ले लें, जैसे में वेनेडियम ऑक्साइड VO, तो X -2 इक्वल टू 0, -2 होता है, तो X -2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। तो मतलब कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, मतलब +2 +3 होगा, वह हमारे पास बेसिक होगा। जो +4 होगा वह एम्फोटेरिक होगा, और जो +3 +4 +5 +6 और +7 होगा वह होता है एसिडिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स एसिडिक होगा, कौन सा एलिमेंट जो होगा वह बेसिक होगा। एक चीज और जो सबसे एक और कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, अगर उनकी हम सॉल्युबिलिटी को देखें तो
ये अगली टर्म हम जब देखें कि जो हमारा ऑक्साइड होता है उस ऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम सॉल्युबिलिटी की इफेक्ट देखें तो कहते हैं उसमें दूसरा टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वह होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कहते हैं कि जितने भी याद रखेंगे बेसिक और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ 3D सीरीज, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे सॉल्युबल इन एसिड, एसिड में सॉल्युबल होते हैं, बट डू नॉट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं और यह हमेशा हेक्सा एक्वस का फॉर्मेशन करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हेक्सा एक्वस का फॉर्मेशन करना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे में अगर हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड Ti2O3 है, अगर इसे हम HCl के साथ मिला दें H2O के प्रेजेंस में, HCl का एक एसिडिक है, जब इसे हम एसिड के साथ सॉल्युबल करते हैं तो ये हेक्सा एक्वस मतलब TiH2O का होल 6 का फॉर्मेशन करेगा। Ti कितना है, 2 है, तो यहां पे 2 लगा दे, क्योंकि तो यहां पर टूटेगा तो ये कितना बन गया 6Cl माइनस, मतलब कि ये जो होता है वह हमेशा हेक्सा एक्वस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी जब हम बेसिक की हो गई, एम्फोटेरिक का हो गया, जब हम एसिडिक की लेकर आते हैं, जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जितने एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वह वाटर के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सो सॉल्ट। मतलब ये जब एसिड जो होता है वाटर के साथ मिलकर, जो ऑक्सो एसिड, जो ऑक्साइड की जो है, ये ऑक्साइड की जो एसिड है, इसको ऑक्साइड का एसिड है इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ऑक्सो एसिड। जो ऑक्साइड जो होता है, जब एसिड जो होता है पानी के साथ मिलकर, ये वाटर के साथ मिलकर, एसिड के साथ मिलकर हेक्सा एक्वा बनाता है, लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल में देखें, जैसे में आप अगर देख लें CrO3H2O, जब Cr3H2O बनाता है तो यहां पर KOH के साथ अगर मिलता है 2KOH तो बनाता है Kr2O4, जब CrO3 जब 2KOH के साथ मिलता है तो बनाता है K2CrO4 और प्लस में H2O। उसी तरह से अगर इसके मॉलिक्यूल्स बढ़ा दे, 2CrO3 जब मिलता है KOH के साथ तो यह बनाता है K2Cr2O7 और प्लस H2O। उसी प्रकार Mn2O7 जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो KMnO4 और साथ में आप जरा बताइए, ये K2Cr2O7, KrCO4, KMnO4 सारे के सारे एक तरह के सॉल्ट के काम करते हैं। तो कहा कि जितने भी हमारे पास एसिड के ऑक्साइड होंगे वह वाटर के साथ मिलकर या ऑक्सो सॉल्ट के साथ, जो भी हमारे पास वाटर के साथ नॉर्मली सॉल्युबल होंगे, अगर सॉल्युबल होने के साथ ही क्या करेंगे, वो या जो होंगे वह एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब नॉर्मल बेसिस हमारे पास या KOH हमारे पास एक तरह के, वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होता है KOH। जाहिर सी बात होता है कि एसिड और जब बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि आप जब हमारे पास एसिडिक कंपाउंड है, जब ये बेस के साथ मिला या वाटर के साथ, वाटर यहां पर भी वाटर जो मिलता है वो एक बेस के रूप में काम करता है। आपको एग्जांपल अगर हम एक दे दें वाटर वाला, जैसे में
2O7 जब ये H2O के साथ मिलता है तो बनाता है 2HMnO4। यहां पर H2O जो होता है एज ए बेस के रूप में काम कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो वाटर या बेसिक हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं वह बेसिक एसिड जो ऑक्साइड होते हैं वह वाटर के साथ में, या जो हमारे पास KOH हुआ ये बेस के रूप में जो होता है इसके साथ मिलकर ये सॉल्ट यानी कि एसिड जो होता है वह सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और बेसिक और एम्फोटेरिक जो होता है वह एसिड के साथ मिलकर हेक्सा एक्वस बनाता है। फिर से बेसिक और एम्फो एक्वस जो होता है वह एसिड के साथ मिलता है तो हेक्सा एक्वा बनाता है, और एसिडिक जब होता है वह बेसिक के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इतनी कहानी हम लोग को मिल जाती है कि कोई भी कंपाउंड किस तरह से इसमें हम एसिड और बेस या सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। बेसिक और एम्फोटेरिक कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे हम एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3 मिलता है वह बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है वह एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5, 6, 7 होता है वह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी चीज, जितने हमारे पास जब ये इसके ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स में अगर हम देखें तो ऑक्साइड्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एसिडिक, बेसिक और जो एम्फोटेरिक होता है। उसमें बेसिक और एम्फोटेरिक जब वह एसिड के साथ मिलता है तो वह हमेशा हेक्सा एक्वस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जब एसिडिक होता है वह H2O यानी कि बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब मिलता है, KOH हो गया, उसके साथ मिलकर वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। हम अगर एक छोटा सा आज हम एक कंपाउंड के बारे में डिटेल करते हैं। जैसे में अगर एक हम कंपाउंड देखें जिसका नाम है एस्केंडियम 3 ऑक्साइड SC2O3। कहते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, अगर इसका हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ें, प्रिपरेशन मेथड ये क्या होता है, तो प्रिपरेशन मेथड्स जो होते हैं सबसे पहले कहते हैं कि जब इसे हम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले इसको 4 मेथड से बनाते हैं। पहला क्या होता है कि अगर इसे हम नाइट्रेट के साथ हीट कर दें, मतलब जो हमारे पास एस्केंडियम नाइट्रेट है SCNO3 का होल थ्राइस, जब इसे हम एस्केंडियम नाइट्रेट के साथ जब हीट करते हैं तो वह एस्केंडियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में NO2 और ऑक्सीजन बनाता है। अब ऐसे रिएक्शन हमको होंगे तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ऐसे इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हीट और ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। हमेशा हीट और ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। यहां पर एस्केंडियम की संख्या 2 है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एस्केंडियम बैलेंस हो गया। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, फिर नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहां पर हो गया 2 और 2 यहां पर, यानी कि 2 यहां से और 3, तो 3 दूना 6, यहां पर 3 दूना 6 हो गया, मतलब 6 नाइट्रोजन हुआ जब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या गिनिए तो यहां पर हो गया 3 3 का 9 और 2 18, ऑक्सीजन की संख्या काफी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में 18 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो यहां पर है 3, यहां पर है 3 दूना 6, तो 6 और 3 9 और 2 11। तो सबसे पहले अगर हम इसमें किसी एक को बैलेंस करने के, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, फिर अब एस्केंडियम 2 दूना 4, अब ये फिर संख्या बढ़ गया, तो 4 यहां पर एस्केंडियम, 4 एस्केंडियम। अब यहां पर नाइट्रोजन हो गया 3 और इसमें 4 3 12, मतलब यहां नाइट्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12। जब 12 नाइट्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन की संख्या कैलकुलेट करिए तो यहां पर हो गया 4 3 12 3 36, यहां 4 3 12 3 36, तो 36 ऑक्सीजन हुआ। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन, और 12 दूना 24 36 और 30 2 32, इसमें कितना चाहिए 4, मतलब कि 3 दूना 6 और 24 36 अच्छा 36, मतलब ये हुआ रिएक्शन का बैलेंस। इसे कहते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। अपने से मारते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, लास्ट में रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से अगर इसे हम एस्केंडियम कार्बोनेट से नाइट्रेट से किए, अगर एस्केंडियम कार्बोनेट से कर दें
ठीक है। तो जब कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हीट करते हैं, तो भी ये एस्केंडियम ऑक्साइड देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, गौर समझिए, किस तरह से इसको हम डिवाइड करें। तो एस्केंडियम हमारे पास ऑक्साइड तो दे दी है, अब इसमें एस्केंडियम संख्या कितना है, 2, यहां पे एस्केंडियम संख्या 2, ऑक्सीजन कितना, 2 3 6, यहां पे कितना है ऑक्सीजन, तो मतलब यहां पे कार्बन की संख्या कितना था, कार्बन की संख्या 2 कार्बन था और 6 ऑक्सीजन था। तो इसमें जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे CO। अब संख्या कैलकुलेट करें यहां से, कार्बोनेट की संख्या 3 होता है। तो यहां से अगर देखें तो कार्बन की संख्या कितना है 3, ऑक्सीजन की संख्या कितना है 9, तो यहां पे 9 में से 3 गया यानी 6, तो 3 कार्बन, ऑक्सीजन की संख्या 6, कॉमन कर लो 3, तो बन गया CO2, मतलब यहां पर हो गया 3CO2। तो आप हीट और ट्रायल मेथड से इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब एस्केंडियम को जनरल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ अगर संपर्क करा देते हैं तो वह आसानी से ऑक्साइड दे देता है। अब इसको बैलेंस करें तो यहां पर एस्केंडियम कितना 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन की संख्या कितना यहां पर 3, जब ऑक्सीजन की संख्या यहां पे 3, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए 2 दूना 4 और यहां पर हो गया 3। अब इस स्थिति में अब इसमें क्या करें, हम कुछ मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4, एस्केंडियम की संख्या 4, 2 3 6, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 6, तो यहां पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के लिए 2 3 6, तो ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से एस्केंडियम का फॉर्मेशन। अब जरा देखिए, ऑक्सीजन की बात हो गई, कार्बोनेट की बात हो गई, नाइट्रेट की बात हो गई। एक बार हमसे बच्चा कहा कि सर ये बताइए कार्बोनेट से कर दिए, नाइट्रेट से कर दिए, ऑक्सीजन से कर दिए, तो क्यों इसको हम H2O से नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर H2O से इसका अगर हम ट्राई करें, तो जब हम एस्केंडियम को H2O के साथ लेकर आए तो क्या हुआ, जब इसके संपर्क में आए तो Ac2O3 तो आसानी से बन गया, जब इसके साथ बना तो एस्केंडियम कितना यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, H2O की संख्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या कितना यहां पर 3, यहां पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई किए, अब हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 6 हाइड्रोजन है, इस तरह से एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ये H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब हो गया 3H2, मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3H2, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो ये है एस्केंडियम 3 ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस। अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब Se2O3 की प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी कैसे गेन करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। जब ये व्हाइट पाउडर जो होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 2100 डिग्री सेल्सियस होती है, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी जो होती है वह करीब करीब 3.864 होती है। सबसे बड़ा चीज, ये H2O में इनसॉल्युबल होता है, परंतु एसिड में सॉल्युबल होता है। H2O में इनसॉल्युबल और एसिड में सॉल्युबल होता है। और ये सबसे ज्यादा कभी कभी क्या करते हैं कि जो एस्केंडियम 3 ऑक्साइड होता है, अगर इसे हम कार्बन के प्रेजेंस में इसे अगर हीट कर दे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आसानी से एस्केंडियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। ये होता है एस्केंडियम कार्बाइड, ये एस्केंडियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, साथ में बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रॉपर्टी में क्या, व्हाइट पाउडर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है करीब करीब 2100 या करीब 2100 डिग्री सेल्सियस, इससे 2097 इसका एक्यूरेट डाटा होता है। डेंसिटी जो होती है 3.864 होती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि एसिड में जो होता है वह सॉल्युबल होता है। और इसकी
एक और प्रॉपर्टी, यदि केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं कि ये कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, जब हीट करना शुरू करते हैं तो कार्बन के प्रेजेंस में अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट कर देते हैं तो ये आसानी से क्या करता है, एस्केंडियम कार्बाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। जब इसके हम अगले प्रॉपर्टी में अगर हम बढ़ते हैं तो वह आता है जिसका नाम होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। अगर हम टाइटेनियम ऑक्साइड की थोड़ी सी अगर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आगे चलकर 3 अपने ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। जो दूसरी कंपाउंड हम पढ़ते हैं वह होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है ये अपने 2 ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एक जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है जिसमें अगर हम बात करें वह नॉन एस्टियोमेट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखेंगे ये नॉन एस्टिक्यूमेट्री ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू से 0.75 मानी जाती है। ये एक पावरफुल, याद रखेंगे हमेशा, कई बार का क्वेश्चन है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और +3 ऑक्सीडेशन में होता है Ti, टाइटेनियम ऑक्साइड Ti2O3। फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि जब हम टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 जो होता है, TiO3 का फॉर्मेशन कहां से करते हैं, टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड TiO2 को जब हम हाइड्रोजन के साथ जब हीट करते हैं तो यह बनाता है TiO3, टाइटेनियम 3 ऑक्साइड। और जब यह ऑक्साइड बनाता है तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, 2 से मल्टीप्लाई किए मतलब 2 यहां बना, सॉरी Ti2O3, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड Ti2O3। तो टाइटेनियम का जब ऑक्साइड हम बनाते हैं तो यहां से हमको 2 मिल गया और लास्ट में बनता हमको H2। तो ये होता है सबसे पहला प्रोसेस कि किस तरह से इसको हम आसानी से बनाते हैं। ध्यान रहे टाइटेनियम के जो ऑक्साइड, टाइटेनियम +2 पर भी काम करता है, +3 पर भी काम करता है, +4 पर भी काम करता है। तो कहते हैं कि ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब टाइटेनियम जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे काम करेगा उसकी स्टेबिलिटी उस पर काफी ज्यादा होगी। मतलब +4 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन जो +4 पर होगी काफी स्टेबल होगा। मतलब कि जब ये क्रिस्टलाइज फॉर्म का निर्माण करता है +4 पे TiO2, जो TiO2 से हम बनाते हैं, यहां पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। ये सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है। जहां पे +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट उसको मिलेगा वहां पे सबसे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास TiO2 का जो कंपाउंड हमको बना जो +4 होता है, इस स्थिति में ये 3 तरह के अलग क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। एक जो होता है हम लोग कहते हैं रूटाइल, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग एनेटस, ANATASE, एनेटस, और तीसरा जो होता है उसे लोग कहते हैं ब्रोकाइट, BROO, ब्रोकाइट। तो जो 3 शेप हमारे पास बन के तैयार होते हैं, कहते हैं कि जब तीनों शेप हम जब इसका स्टडी करना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो रोटाइल का स्टेबल होता है। इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो कहते हैं करीब करीब इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें चारों तरफ से 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह इसको बाउंडेड करके रखते हैं। तो टाइटेनियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल TiO2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर वो एलिमेंट सबसे अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखें तो प्रिपरेशन मेथड
तो कहते हैं कि जब हम टाइटेनियम फेरस के साथ जब हमारे पास जब हमारे पास कोई एक लिमिटिंग ओर हो, और जब एक ओर को जब हम क्लोरीन के साथ HCl के प्रेजेंस में जब उसे हीट करते हैं तो TiO2 प्राप्त होता है। जैसे में फेरस टाइटेनियम ऑक्साइड को जब हम HCl तथा Cl2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो FeCl2 फेरस क्लोराइड और साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड और H2O मिलता है। आप इसको आसानी से बैलेंस कर लीजिए हीट और ट्रायल मेथड के माध्यम से। तो ये पहला मेथड होता है बनाने का। कहते हैं कि यदि इसे जो हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है इसे काफी हीट कर दो, इसे लोग कहते हैं रेड हॉट, काफी हीट करना है। मतलब कि जब TiCl को काफी रेड हॉट काफी गर्म कर देते हैं तब भी ये क्या करता है, आसानी से जब ये हीट करेंगे तो किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे, H2O के हीट करने के बाद जब H2O प्रेजेंस पे हीट करते हैं तो TiO2 और साथ में HCl बनाता है। बैलेंस कर लीजिए, TiO2 यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 4 क्लोरीन है 4 HCl। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बनाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये व्हाइट कलर का एमोर्फस पाउडर होता है जो कुछ समय के बाद कब जब इसे हम गर्म कर दें तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट कलर का होता है, जब इसे हीट करते हैं तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी डेंसिटी जो होती है करीब करीब 3.88 से 4.24 के बीच में होती है। प्रॉपर्टी मेकिंग प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन में क्या करते हैं, HCl और क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा मेथड होता है कि जब उसे काफी गर्म कर देते हैं तभी टाइटेनियम ऑक्साइड बन जाता है। तीसरा क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी देखें तो नॉर्मली ये व्हाइट कलर का होता है, जिस तरह से हम लोग वेनेडियम ऑक्साइड पढ़ रहे थे वहां पे जब हम लोग ऊपर, तो उस तरह से यहां पे स्कैंडियम ऑक्साइड जो पढ़ रहे थे उसमें व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से यहां पर भी टाइटेनियम ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी व्हाइट कलर की होती है। जब इसे हीट करते हैं तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी डेंसिटी जो होती है वह 3.88 से लेकर 4.24 के बीच में पाई जाती है। अब देखिए इसकी अगर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये आसानी से अगर TiO2 को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर देते हैं, ध्यान रहे इनसॉल्युबल इन, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जिस तरह से स्कैंडियम ऑक्साइड जो होता है वो H2O में सॉल्युबल नहीं था, एसिड में सॉल्युबल होता है, उसी प्रकार ये भी H2O में सॉल्युबल ना होकर एसिड में सॉल्युबल होता है। और जब इसे हम इसमें गर्म करते हैं, जब इसको मिलाकर, तो ये बनाता है टिटेनिल, TiOSO4, इसका नाम होता है टिटेनिल, और साथ में बनाता है टिटेनिल सल्फेट और साथ बनता है H2O। तो जब टिटेनिक ऑक्साइड को जब H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो टिटेनिल सल्फेट बनाता है, मतलब ये एसिड के साथ सॉल्युबल होता है जबकि पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम TiO2 को जब हम कार्बन के वहां पर हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब कार्बन के साथ गर्म किए थे तो वहां पर कार्बाइड बनाया था, तो उसी तरह से स्कैंडियम का जब वहां कार्बाइड बनता है उस तरह से टाइटेनियम ऑक्साइड जब कार्बन के साथ हीट करते हैं क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में तो ये भी टाइटेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब इसे टाइटेनियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट करते हैं, और ध्यान रहे यहां पर क्लोरीन जो होता है वो ड्राई क्लोरीन का यूज करते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट करते हैं, मतलब
ड्राई क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, एट हाई टेम्परेचर जब अगर हम बढ़ा दें दोस्तों, तो वहां पे स्कैंडियम ऑक्साइड जब कार्बन के साथ मिला तो स्कैंडियम कार्बाइड बनाया था। उसी प्रकार TiO2 जब कार्बन के साथ जब हीट करते हैं तो यहां से टाइटेनियम एलिमेंट अलग हो जाता है और यहां से CO2 बाहर निकल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की होती है, जहां पर हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं कि टाइटेनियम ऑक्साइड को जब कार्बन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, काफी अधिक टेंपरेचर पर, काफी हाई टेंपरेचर पर हीट करते हैं, तो यहां से ऑक्सीजन 0 था, 2 था, 2 से 0 हो गया, मतलब रिडक्शन, मतलब रिड्यूस हो जाना। और ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टाइटेनियम ऑक्साइड का, कि जब इसे कार्बन के प्रेजेंस में हीट करोगे काफी हाई टेंपरेचर पे, तो वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, जब दूसरी चीज होती है, ये खासकर सॉल्युबल इन कास्टिक अल्कालाइन, मतलब ये खासकर जो कास्टिक अल्कलाइन होते हैं, कास्टिक अल्कलाइन का मतलब जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो खासकर जो कास्टिक अल्कलाइन होते हैं, जहां पर कास्टिक सोडा पाया जाता है, जो कास्टिक अल्कलाइन होते हैं, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे में अगर देखें TiO2 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिले तो ये सोडियम टाइटेनेट बनाता है। सोडियम टाइटेनेट TiO3, क्योंकि सोडियम के साथ सकते हैं, Na2TiO3 का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम होता है सोडियम टाइटेनेट। तो प्रॉपर्टी में क्या, पहली प्रॉपर्टी एसिड के साथ सॉल्युबल होता है पर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एग्जांपल में H2SO4 से सॉल्युबल करा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कार्बन और क्लोरीन के साथ मिला देते हैं तो वह टाइटेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इसको आप कार्बन के साथ काफी अधिक मात्रा में हीट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसके टाइटेनियम अलग हो जाते हैं और टाइटेनियम अलग होने के बाद उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है। उस तीसरी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं जब कास्टिक सॉल्युबल, कास्टिक में यानी कास्टिक सोडा के साथ या NaOH जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके साथ अगर इसको हीट कर देते हैं तो आसानी से सोडियम टाइटेनेट बना लेता है और H2O यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जब इसका हम यूज देखते हैं तो ये इसका यूज जो होता है, इसका यूजेज जो हम लोग करते हैं कि जो हमारे पास जितने भी कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं उस कॉस्मेटिक पदार्थ में इसका हम यूज करते हैं। ग्लास की इंडस्ट्री में भी इसका हम यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में ग्लास बनाने में, रबर इंडस्ट्री में, रबर की इंडस्ट्री में हम लोग इसको भी यूज करते हैं। तो ग्लास इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, कॉस्ट्यूम इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ इसका यूज हम लोग खासकर रबर जो होता है, रबर को सॉफ्ट बनाने में, इलास्टिक बनाने में इस एलिमेंट्स का, इस कंपाउंड का ज्यादा हम यूज करते हैं। रबर आसानी से फैलने की कैपेबिलिटी रखता है, इसको बनाने में हम ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से जो हमारे घर में लेदर होते हैं, चमड़े, व्हाइट लेदर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो भी हमारे पास व्हाइट लेदर पिगमेंट जो होता है, यानी कि ग्लास इंडस्ट्री में, तो वो लेदर इंडस्ट्री में, उसके साथ साथ रबर इंडस्ट्री में और कस्टम इंडस्ट्री में, मतलब 4 जगह पर इसका खासकर सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो रबर फैक्ट्री में होता है, जहां पे इलास्टिसिटी देने में इस टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये थी आपकी 2 एलिमेंट्स का ऑक्साइड, एक था स्कैंडियम ऑक्साइड, दूसरा है टाइटेनियम ऑक्साइड। हम तीसरे क्लास में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेनेडियम ऑक्साइड के बाद, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट्स का ऑक्साइड पढ़ेंगे। वेनेडियम ऑक्साइड, फिर हम सीखेंगे क्रोमियम ऑक्साइड। थैंक यू।